हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। भारतीय संविधान बिहार एसएससी सीजीएल के लिए चल रहा है। इसमें संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका का ये 9वां पाठ है। यदि आप भविष्य में बिहार एसएससी सीजीएल के साथ बीपीएससी, ट्री, दरोगा, एईडीओ, बीएसओ कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको इस बात का पूरा यकीन हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, मूल प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं? यानी मूल प्रस्ताव जो होते हैं कौन कौन से? धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति व हटाने का प्रस्ताव। ये सभी क्या है? मूल प्रस्ताव है। धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव तथा पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति व हटाने का प्रस्ताव, ये जो है सभी मूल प्रस्ताव है। स्थानापन्न प्रस्ताव किसे कहते हैं? तो मूल प्रस्ताव से पूर्व उनके विकल्प के रूप में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। अगला है, कटौती प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं? तो नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, प्रतीक कटौती तथा कंगारू कटौती, ये सभी क्या है? कटौती प्रस्ताव है। नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, प्रतीक कटौती तथा कंगारू कटौती, ये सभी क्या है? कटौती प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 110 में। ये ध्यान रखना है। अब साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों में देखेंगे क्या अंतर है, क्या समानता है। साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में पूरा स्थापित किया जा सकता है, यानी पुनः उसको स्थापित कर सकते हैं। और धन विधेयक जो है इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक दोनों में, धन केवल लोकसभा में। नेक्स्ट है, यह किसी भी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ध्यान देना आपको, साधारण विधेयक जो है किसी भी सरकारी हो या गैर सरकारी सदस्य हो उनके द्वारा पेश किया जा सकता है। बट धन विधेयक जो है सिर्फ मंत्री के द्वारा यानी सरकारी सदस्य के द्वारा ही पेश किया जाएगा। तो साधारण विधेयक के बारे में अभी तक आप लोग शायद ये नहीं जानते होंगे, तो इसको ध्यान से जानिए कि साधारण विधेयक को कोई भी सरकारी सदस्य हो या फिर गैर सरकारी सदस्य हो प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को केवल मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है, यानी सरकारी सदस्य के द्वारा। साधारण विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में ली जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति बाद में ली जाती है, यानी ध्यान देना है, साधारण विधेयक पर जो है राष्ट्रपति की अनुमति बाद में ली जाती है। पहले लोकसभा राज्यसभा से अनुमति, फिर राष्ट्रपति बाद में। लेकिन धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी पहले राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी चाहिए धन विधेयक में, लेकिन साधारण में क्या है? बाद में। साधारण विधेयक राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है, 6 माह तक ही रोक सकती है। इसको ध्यान देना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। साधारण विधेयक को राज्यसभा जो है अधिकतम 6 माह तक ही रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। तो यहाँ पे धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। और ये साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक। तो ये ध्यान रखना है, 14 दिन के बदले कभी कभी 2 सप्ताह यदि आपको आ जाएगा तो वो भी आपको लगाना है। साधारण विधेयक दोनों सदनों की असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यदि कोई साधारण विधेयक है, दोनों सदन असहमत हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं अनुच्छेद 111 के तहत। राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए किस अनुच्छेद के तहत लौटाएंगे? 111 के तहत। लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, ये भी है अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ। साधारण विधेयक को राज्यसभा भेजने हेतु लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। साधारण विधेयक को राज्यसभा भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा में भेजने से पूर्व लोकसभा का प्रमाण पत्र आवश्यक है। यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि हाँ ये धन विधेयक है, तो फिर उसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन साधारण
विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक को कितने दिनों में प्रभावी हो जाना चाहिए। वित्त विधेयक जो है कितने दिनों में प्रभावी हो जाना चाहिए, 75 दिनों के भीतर। वित्त विधेयक को कितने दिनों में प्रभावी हो जाना चाहिए, 75 दिनों के भीतर। ध्यान रखना है। विश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है, तो संसद के जो लोकप्रिय सदन है लोकसभा, इसी में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती है, ये ध्यान रखना है। संसद के जो एक सत्र हैं उसमें कई बैठकें होती है। स्थगन क्या है, इसमें केवल एक बैठक की समाप्ति होती है। स्थगन में केवल एक बैठक की समाप्ति होती है, यानी ध्यान देना है कि संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती है। जो स्थगन होता है उसमें केवल एक बैठक की समाप्ति की जाती है। सत्रावसान क्या है, यह सदन के एक सत्र को समाप्त किया जाता है। यानी सदन का ये जो 2 सत्र चल रहा है, यानी 3 सत्र चल रहा है, बजट सत्र होता है, मानसूनी सत्र होता है, तो सत्रावसान का मतलब हुआ यह सदन के एक सत्र को समाप्त करता है। स्थगन जो है उसमें जो सत्र चल रहा है, एक सत्र में कई सारे बैठकें होती है, उसमें से एक बैठक की समाप्ति को स्थगन कहते हैं। सत्रावसान मतलब एक पूरे सत्र को समाप्त करना। और विघटन क्या है, यह संसद के जीवन काल को समाप्त घोषित करता है, अर्थात वह भंग हो जाती है। विघटन मतलब भंग हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की जो विधायी प्रक्रिया है साधारण विधेयक के संबंध में, यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना है। कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद के तीनों अंग भाग लेते हैं। कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद के तीनों अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग हैं, ये तीनों अंग भाग लेते हैं। जब संसद में कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है तो वह विधेयक कहलाता है। जब संसद में कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है तो वह विधेयक यानी बिल कहलाता है। तथा जब यह विधेयक संसद में पास होकर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो अधिनियम कहलाता है। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तो अधिनियम कहलाता है। किसी साधारण विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। किसी साधारण विधेयक पर कितने वाचन होते हैं, 3 वाचन। प्रथम वाचन में क्या होता है, इसमें बिल को पेश किया जाता है। यानी बिल को पेश किया जाता है किस वाचन में, प्रथम वाचन में। जो कोई प्रस्ताव लाया जाता है उसको विधेयक कहते हैं। राष्ट्रपति से पारित होने के बाद अधिनियम बन जाता है। किसी साधारण विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन में इसमें बिल को पेश किया जाता है और द्वितीय वाचन जो है इसमें सदन द्वारा विधेयक पर तुरंत विचार किया जाता है या विधेयक प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जा सकता है अथवा जनमत के लिए रखा जाता है। इस वाचन में विधेयक की विस्तृत चर्चा व समीक्षा होती है, द्वितीय वाचन में। तृतीय वाचन में इसमें विधेयक को केवल स्वीकृति या अस्वीकृति दी जाती है, कोई संशोधन नहीं होता है तृतीय वाचन में। तो साधारण विधेयक के लिए 3 वाचन ध्यान रखना है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद 110 में है। किस अनुच्छेद से वित्त विधेयक संबंधित है, तो वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के 1, अनुच्छेद 117 के 3। वित्त विधेयक 117 के 1 और 117 के 3 से संबंधित है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या समानता है, क्या भिन्नता है, उसको देखते हैं। ध्यान से आप लोग सुनिए। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 109 में दिया गया है। वित्त विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में दिया गया है। धन विधेयक 109, वित्त विधेयक 117। धन विधेयक से संबंधित विषय अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आते हैं। वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय के साथ अन्य मामले भी उल्लेखित है। नेक्स्ट है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और वित्त विधेयक में जो है अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत प्रस्तावित विषयों को छोड़कर अन्य वित्त विधेयकों को राज्यसभा में प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर द्वारा पारित किया जा सकता है। धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर द्वारा पारित किया जाएगा, यानी पहले राष्ट्रपति से हस्ताक्षर
कराया जाएगा। और वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 117(3) के अनुसार साधारण विधेयक की तरह ही पारित हो जाता है, यानी पहले ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए जो है धन विधेयक को नहीं लौटाया जा सकता है, और इधर वित्त विधेयक को जो है राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? 3 बार। 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। अविश्वास प्रस्ताव जो है भाग 8 में हम लोगों ने देखा था कि अभी तक टोटल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, और यहाँ पे पूछा गया अभी तक जो है कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, तो टोटल 3 बार बुलाया गया है। पहला जो है ये बुलाया गया था दहेज प्रथा प्रतिषेध विधेयक 1961 पर जो है संयुक्त अधिवेशन आया था। दूसरा है बैंकिंग सेवा विधेयक 1978 में, और तीसरा जो बुलाया गया था आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 में। 1961 दहेज प्रतिषेध विधेयक, बैंकिंग सेवा विधेयक 1978, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 में। ये ध्यान रखना है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या न देना अथवा पुनर्विचार के लिए लौटा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? 111 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित करते हुए किन विषयों का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है? तो किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, ये जो है 110 में किया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा लिए हुए उधार का विनियमन करना, इसका भी चर्चा किया गया है। अगला है, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा धन जमा करना या उससे धन निकालना, ये 110 में ही है। संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या व्यय की राशि में वृद्धि करना, ये भी अनुच्छेद 110 में है। शून्यकाल कब से शुरू होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद। शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की देन है। 1962 से जारी किया गया है। लोकसभा में किसी विशेष दिन के लिए स्वीकृत प्रश्नों की अधिकतम संख्या, तारांकित प्रश्न अधिकतम 20 होते हैं और तारांकित प्रश्न जो है अधिकतम 230 होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, तारांकित 20 और अतारांकित अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे, तो इसको जान लीजिए कि अतारांकित प्रश्न अधिकतम 230 होते हैं, तारांकित अधिकतम 20 होते हैं। नीतिगत कटौती में कितने रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है? तो नीतिगत कटौती में 1 रुपये की जो है कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। ये भी रोचक बात है। कटौती प्रस्ताव में कितनी कटौती होती है? जो नीतिगत है उसमें तो 1 रुपये, और प्रत्येक कटौती में जो है प्रत्येक कटौती में कितने समानतः 100 रुपये की कटौती होती है। प्रत्येक कटौती में समानतः जो है 100 रुपये की कटौती होती है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसे कहते हैं? ध्यान आकर्षण यानी ध्यान को आकर्षित करने वाले प्रस्ताव किसको कहते हैं? लोक महत्व के प्रश्न पर जब किसी मंत्री या संसद सदस्य से प्रश्न पूछा जाता है, जो लोक महत्व के प्रश्न है यदि उस पर प्रश्न पूछा जाता है, ये है ध्यान आकर्षित करने वाला प्रस्ताव, इसको कहते हैं। सर्वप्रथम जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव 1954 में आया था। विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब किसी मंत्री द्वारा कोई जानकारी छुपाने या गलत तथ्य देने पर सदन द्वारा अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जाता है, तो इसको कहते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। ध्यान देना है, जब किसी मंत्री द्वारा कोई जानकारी छुपाने या गलत तथ्य देने पर सदन द्वारा अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जाता है। निंदा प्रस्ताव कब और कहाँ लाया जाता है? तो निंदा प्रस्ताव लोकसभा में सरकार की नीतियों या कार्यों के विरुद्ध विपक्ष द्वारा लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव कौन लाते हैं? लोकसभा में विपक्ष के नेता। काम रोको या स्थगन प्रस्ताव किस कारण लाया जाता है? अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार के लिए संसद की कार्यवाही तुरंत रोककर किसी सदन में उसको विचार करना है, तो काम रोको प्रस्ताव इसी को कहते हैं। चलिए, यहाँ पे विधेयकों से संबंधित जो प्रावधान है इसका यहाँ पे चर्चा किया गया है, तो इसको ध्यान से देखना है। विधेयकों से संबंधित तुलनात्मक आधार जो है क्या है, और साधारण विधेयक यहाँ पे आपको थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्लियर होता जाएगा।
साधारण विधेयक जो है धन विधेयक है, फिर वित्तीय विधेयक है, वित्तीय विधेयक 2 है, संविधान संशोधन विधेयक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। तो साधारण विधेयक में जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। वित्त विधेयक 1 में चाहिए। संविधान संशोधन जो विधेयक आएगा इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। सदन जिसमें पेश किया जाता है, तो साधारण विधेयक को कहीं भी पेश कर सकते हैं जहां मन है, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और वित्तीय विधेयक 1 जो है इसको भी लोकसभा में। तो आपको मूल रूप से यहाँ पे लेके चलेंगे साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक को भी कहीं भी पेश कर सकते हैं, यानी साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक को आप कहीं भी पेश कर सकते हैं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में, वित्तीय विधेयक 1 को केवल लोकसभा में। नेक्स्ट देखते हैं बहुमत की आवश्यकता। तो साधारण बहुमत में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, और धन विधेयक में भी साधारण, वित्त विधेयक में भी साधारण बहुमत, और संविधान संशोधन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी बहुमत जो होगी साधारण, धन, वित्त सभी में साधारण बहुमत चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन जो विधेयक आएगा उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। कुछ विधेयकों में दोनों सदनों का विशेष बहुमत, लेकिन संघात्मक ढांचे से जुड़े विधेयक में इसके साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का बहुमत भी चाहिए। अगला है राज्यसभा की शक्तियाँ। तो साधारण विधेयक के मामले में एक समान शक्ति, किंतु संयुक्त बैठक में राज्यसभा की स्थिति कमज़ोर होती है। धन विधेयक के मामले में क्या है, यह विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है जिन्हें मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। और वित्त विधेयक जो है यह विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। दोनों को समान शक्ति जो है इसमें दिया गया है। संविधान संशोधन विधेयक में भी दोनों को समान शक्ति दिया गया है, यानी दोनों धन विधेयक के अलावा सभी में जो है दोनों को समान शक्ति दिया गया है। यहाँ पे है राष्ट्रपति के पास उपलब्ध विकल्प क्या है। तो साधारण विधेयक के मामले में जो है विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ सुझावों सहित पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यानी साधारण विधेयक पे कुछ भी कर सकते हैं। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। वित्त विधेयक समानता अनुमति देने के लिए बाध्य है, वित्त विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है। और संविधान संशोधन विधेयक अनुमति देने की बाध्यता 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अनुमति देगा। यानी 24वें संविधान संशोधन के तहत स्पष्ट कर दिया है कि आपको अनुमति देना ही पड़ेगा संविधान संशोधन के मामले में। संयुक्त बैठक जो है केवल धन विधेयक में नहीं बुलाया जाएगा और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन ध्यान रखिए, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाया जाएगा, बाकी कोई भी विधेयक हो उस पर बुलाया जा सकता है। संविधान में संबंधित अनुच्छेद जो साधारण विधेयक संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, धन विधेयक 110 में है, और यहाँ पे जो है वित्त विधेयक 117 में, और संविधान संशोधन 368 में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे बजट वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, यहाँ से सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ध्यान से देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है, उल्लेख है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है अनुच्छेद 112 में, लेकिन वित्त विधेयक कहेगा तो 117 में। वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। बजट किस माह में पेश किया जाता है? फरवरी माह में जो है इसको समानता पेश किया जाता है। रेल बजट को आम बजट के साथ कब से पेश किया जाने लगा है? तो रेल बजट को आम बजट के साथ जो है 2017 से
पेश किया जाने लगा है और 1925 में इसको एकवर्थ कमेटी के रिपोर्ट पे जो है इसको अलग किया गया था। 2017 में जो है इसको विजय केलकर समिति के रिपोर्ट पे जो है इसको एक कर दिया है। रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा। प्रथम बार रेल बजट को आम बजट से कब पृथक किया गया था और किसकी सिफारिश पर? तो 1924 में किया गया था एकवर्थ समिति की सिफारिश पे। कहीं कहीं आपको 1925 भी देखने को मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। संसद में बजट कितने चरणों से गुजरता है? तो बजट जो है टोटल 6 चरणों से गुजरता है और ये आपको ध्यान रखना है कि बजट टोटल कितने चरणों से गुजरता है? 6 चरण। तो पहला चरण है बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर है आम बहस, ये हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा है विभागीय समितियों द्वारा जांच, चौथा जो है ये है अनुदान की मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक पांचवा हो गया और वित्त विधेयक पारित हो गया, ये छठा हो गया। तो संसद में बजट कितने चरणों से गुजरता है? पहले बजट को प्रस्तुत करेगा, फिर आम बहस होगा, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच किया जाएगा, अनुदान की मांग पर मतदान और विनियोग विधेयक पारित और वित्त विधेयक को जो है पारित किया जाएगा। ये 6 चरण है। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो बजट को पेश करने वाले हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। बजट किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति से बजट को पेश किया जाता है। अगला है वित्त विधेयक किस प्रकार धन विधेयक के समान है? वित्त विधेयक जो है धन विधेयक के समान किस प्रकार है? दोनों लोकसभा में पेश किया जाता है, उसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। तो दोनों को जो है लोकसभा में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। इस मामले में धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या है? समानता रखता है। अनुदान मांगों में विस्तृत जाँच पड़ताल कौन करता है? जो अनुदान मांगे, जो भी कोई बजट आता है उसमें जो अनुदान का मांग किया जाता है तो विस्तृत जांच पड़ताल कौन करता है? अस्थाई समिति इसका विस्तृत जांच पड़ताल करता है। अनुदान की मांग किसकी सिफारिश पर रखे जा सकते हैं? अनुदान की जो मांग है ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसे व्यय जो भारत की संचित निधि पर भारित है संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, यह उक्ति किससे संबंधित है? यानी ऐसे व्यय जो भारत की संचित निधि पर भारित है संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, यह उक्ति जो है अनुच्छेद 113 में कहा गया। यानी ऐसा जो कोई व्यय करना हो जो संचित निधि पर भारित है उसको मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 113 में। अनुदान मांगों को कहाँ रखा जाता है? लोकसभा के समक्ष जो है अनुदान मांगों को रखा जाता है। लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा के द्वारा। अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव कौन लाएंगे? लोकसभा के द्वारा। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नीतिगत कटौती 1 रुपये की कटौती होगी इसमें। आर्थिक कटौती जो है, और तीसरा है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक इसको प्रतीक कटौती भी कहते हैं और प्रतीक कटौती में जो है 100 रुपये की कटौती होती है। तो कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के हैं। नीतिगत कटौती 1 रुपया की कटौती होगी, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती या फिर इसको प्रतीक कटौती कहेंगे। सांकेतिक कटौती या प्रतीक कटौती, तो इसको ध्यान रखना है, सांकेतिक में 100 रुपये की कटौती होगी। विनियोग विधेयक का उल्लेख किसमें मिलता है? तो विनियोग विधेयक का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 114 में किया गया है। संचित निधि से कोई धन कैसे निकाला जा सकता है? विनियोग विधेयक के द्वारा संचित निधि से कोई धन निकाला जा सकता है। विनियोग विधेयक पारित होने की प्रक्रिया कैसी होती है? धन विधेयक के समान। धन विधेयक के समान ही विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है अनुच्छेद 112 के 3 के तहत कौन कौन से हैं? संचित निधि पे ध्यान देना है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां, वेतन तथा भत्ते व अन्य व्यय। राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां हैं, वेतन, भत्ते, अन्य व्यय भारत के संचित निधि पे है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संचित निधि पे है। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, उधार आदि व्यय है, ये सभी संचित निधि पे है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, जो उच्चतम न्यायालय हैं उसके न्यायाधीशों के पेंशन जो है संचित निधि पे है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वेतन तो राज्य से प्राप्त करते हैं, लेकिन पेंशन जो है भारत के संचित निधि यानी भारत सरकार से प्राप्त करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते व पेंशन संचित निधि पे है। नेक्स्ट, किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट के लिए अपेक्षित राशियां जो होगी ये भी संचित निधि पे होगी। कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा भारित घोषित किया जाता है वो भी संचित निधि पे भारित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न जो है यहाँ से हम लोग देखेंगे, अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान संविधान में कहाँ वर्णित है? अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान संविधान में कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 115 में। अनुपूरक अनुदान से क्या तात्पर्य है? ध्यान दीजिए, जब विनियोग विधेयक के अधीन स्वीकृति कोई रकम किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के व्यय के लिए प्राधिकृत कोई रकम अपर्याप्त पाई जाती है तो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित न की गई हो तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग रखवाता है। नेक्स्ट है, अधिक अनुदान किसे कहते हैं? जो अधिक अनुदान होगा इसको कैसे समझेंगे? किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा में अनुदानित रकम से ज़्यादा धन व्यय हो गया, यानी जितना अनुदान किया गया है उससे ज़्यादा धन व्यय हो गया हो तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अधिक अनुदान की मांग रखवाई जाती है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा अधिक अनुदान की मांग रखवाई जाती है कि खर्च ज़्यादा हो गया है तो अधिक अनुदान मांग किया जाए। लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का उल्लेख जो है कहाँ किया गया है? 116 में। विनियोग विधेयक 114 में है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवादा अनुदान का उल्लेख 116 में है। लेखा अनुदान कब पारित किया जाता है? जब किसी भाग के लिए अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान की मांग न रखी गई हो। जब किसी भाग के लिए अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान की मांग न रखी गई हो, विनियोग विधेयक पारित होने के पूर्व लेखा अनुदान के लिए लोकसभा भारत की संचित निधि से अग्रिम धन देती है, इसी को कहते हैं लेखा अनुदान। प्रत्यानुदान क्या है? थोड़ा टॉपिक ये जो है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जटिल है लेकिन इसको जानना जरूरी है। प्रत्यानुदान से क्या तात्पर्य है? जब किसी सेवा के अनिश्चित रूप के कारण, जो कोई सेवा है उसके अनिश्चित रूप के कारण बजट में उसका विवरण न दिया जा सका हो तो ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से धन अनुदान दे सकती है, इसी को कहते हैं प्रत्यानुदान। अपवाह अनुदान क्या है? जो किसी विशेष सेवा के लिए लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है और किसी चालू वित्तीय वर्ष का भाग नहीं होता है तो यही अपवाह अनुदान कहलाता है। संसद में प्रश्नकाल क्या होता है? संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा 11 से 12 बजे दोपहर, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं, इसी को कहते हैं प्रश्नकाल। अल्पकालिक चर्चा क्या कहलाती है? संसद द्वारा जरूरी सार्वजनिक मामलों के लिए यह चर्चा सामान्यतः 2 घंटे की होती है, जिसे सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध कराया जा सकता है। अल्पकालिक चर्चा 3 दिन। तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? जिसका उत्तर पूछने वाला सदस्य सदन में तुरंत मौखिक उत्तर चाहता है और इसमें पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है, इसको कहते हैं तारांकित प्रश्न और इसकी संख्या 20 है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है अतारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? तो प्रश्न पर तारा या स्टार नहीं लगाया जाता है तथा इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और अतारांकित प्रश्नों की जो संख्या है टोटल 230 है और तारांकित का जो है 20 है, यानी 20 है। चलिए अब क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट एक पार्ट और लाना पड़ेगा, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रारंभ करेंगे राज्य की कार्यपालिका तथा विधायिका। सभी लोगों को धन्यवाद।